जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर। मेरे सभी भाई और बहन बहुत अच्छे से अपनी एडब्ल्यूओ, टीपीओ की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। आशा करता हूँ बहुत ज़बरदस्त वाली मेहनत आप सभी अपनी एडब्ल्यूओ, टीपीओ की परीक्षा की तैयारी को लेकर कर रहे होंगे। और देखिए, मैं जब ये कह रहा होता हूँ कि आप शानदार मेहनत कर रहे होंगे, तो मेरा तात्पर्य उस बात से होता है कि एक परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी पार्ट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, आप उन पर ज़रूर काम कर रहे हों। तो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे हैं। फिर उसको याद करना, तो उसके लिए आप रिवीज़न कर रहे होंगे। दूसरा पार्ट होता है उससे बनने वाले क्वेश्चंस कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी थ्योरी से काम नहीं चलता। तो क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे। हालाँकि मैं क्लास में भी आपको बताता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो अभी मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक टॉपिक से अधिकतम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस सेट में ही कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट चलते ही ये मान लो ये आपका डाउट दूर हो जाएगा, और इसको डाउट मत समझो। जैसे ही प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ये आपको एक सेकंड चीज़ जो है तैयारी के लिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए ये नहीं है कि अभी नहीं मिल रही है तो हमारा कोई नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपको जिस दिन से मिलेगी उस दिन से बहुत अच्छी है आपके लिए। और तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ तो भाई मॉक टेस्ट होते हैं। संडे-संडे मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और जैसे ही हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, आप फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप चाहें तो चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। शायद टेक्स्ट बुक पे मिलते हैं। ऐसा ना पूछना कि क्या आपका कोई टेक्स्ट बुक से लेना-देना है, या मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, या मेरा कोई कूपन कोड है जिससे वहाँ आपको कोई सस्ता मिल जाएगा। वो हमारे कॉम्पिटिटर ही हैं। लेकिन अगर वो इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वहाँ से चैप्टर वाइज़ टेस्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, प्रैक्टिस सेट की अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जब से भी चलेंगे उचित समय से चलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर करते रहिए, 2 तो आरडब्ल्यूए पे ही मिल जाएँगी, तीसरी अगर आप करना चाहें तो ले सकते हैं टेक्स्ट बुक से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलो भैया जी, तो शुरू कर दी जाए आज की कहानी। और कहानी में आज की में किरदार निभाएगा प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ज़रा सभी बताएँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कल किस-किस ने अच्छे से समझ लिया था? मेरे पास है टेक्स्ट बुक, बहुत बढ़िया है। उससे ना, टेक्स्ट बुक है, नाम उसका टेक्स्ट बुक है। हर दिन आपको एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, उसपे सब्सक्रिप्शन मिलती है, और वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लगा सकते हैं। ललित मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ मेरे भाई। क्लास प्रैक्टिस सेट मैनेज करा, मैं समझ नहीं पाया, आपकी बात अधूरी रह गई दीक्षांत भाई। तो चलिए, बहुत अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स कल की क्लास को लेकर कि सारा हमें क्लियर है। प्रोजेक्टाइल आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, प्रक्षेप्य गति आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो चलिए प्रक्षेप्य गति को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रक्षेप्य गति में एक समझने वाली बात आती है, और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, प्रक्षेप्य गति में वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? ये आपसे पूछा जाता है। तो भैया जी, ये है आप सभी के लिए बॉल, एक फुटबॉल मान लो यहाँ पर रखी हुई है, और ये फुटबॉल ऐसे टिंगलिंग, 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 टिंगलिंग जा रही है। यही तो थी प्रोजेक्टाइल मोशन कि ये बॉल ऐसे-ऐसे करके इस रास्ते को तय करेगी। तो देखिए, बॉल को अगर आप किसी भी रास्ते पर बॉल से ये पूछें कि तुम पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा है, बॉल पर कौन-सा एक्सेलरेशन लगेगा? भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण ही लगेगा। अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इस चीज़ को जान लेंगे आगे। अभी सिर्फ़ इतना मुझे बताओ कि बॉल को नीचे कौन खींचेगा? तो ग्रेविटी खींचती है ना, और वो तो भाई हर पॉइंट पर नीचे खींचेगी। चाहे यहाँ भी नीचे खींचे, यहाँ भी नीचे खींचे, यहाँ भी नीचे खींचे, यहाँ भी नीचे खींचे। वो तो हर पॉइंट पर नीचे ही खींचेगी। तो भाई जी, ग्रेविटी जो है वो आपको कहाँ खींचेगी? हर पॉइंट पर नीचे। किसी भी पॉइंट पर आप बॉल से पूछो तो वो कहेगा कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कहाँ लगा हुआ है? गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगा हुआ है जी। अच्छा, फिर आप उससे पूछो कि बता भाई वेलोसिटी कहाँ लगी हुई है? वेग कहाँ लगा हुआ है? तो क्षैतिज वेग जो है, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में लगी होगी। अब किसी भी पॉइंट पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी क्षैतिज वेग और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90 डिग्री का।
ये प्रक्षेप्य गति से पूछा जाने वाला एक सवाल है। जरा बताएं, हाँ जी क्लियर है? मुझे बात समझ में आ गई है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि भाई वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक। त्वरण जो है वो कौन सा होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक वस्तु पर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग सकता है। भाई गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है नीचे की ओर एक खिंचाव। लेकिन अगर एक वस्तु समतल सतह पर चल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर नीचे की तरफ खिंचाव ही लगता रहेगा, वो तो समतल सतह पर चल रही है ना। ये आपको ग्रेविटी में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी फिलहाल बस इतना याद रखिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो नीचे की ओर होती है। फटाफट थम्स अप करो, हाँ जी समझ में आ गया। नोट तो बाद में ही करना है। देखो दोस्त, ये जो मैं आपको इस बार एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, आप फील कर रहे होंगे कि लास्ट टाइम से इस बार थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा ही कंटेंट देकर चल रहा हूँ। इस बार हम खुद भी एडब्ल्यू और टीपीओ की तैयारी को लेकर सीरियस हैं। डे वन से ही आपने मुझे देखा होगा कि मैं आपसे सिर्फ यही कहता आया हूँ कि इसमें साइंस को आप सीरियसली लीजिए, और मेरी सीरियसनेस आपको कंटेंट के साथ में नजर आ रही होगी। मैं एक एक पॉइंट आपको हर मुद्दे से लेकर चल रहा हूँ जो एनसीईआरटी लेवल का है। आपको किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। ये मत करना कि यार कुछ चीजें जितनी प्रोजेक्टाइल में प्रक्षेप्य में आपको पहले आती थी उतनी ही पढ़ के चले जाओ, इन्हें आप नोट ही ना करो या याद ही ना करो, ये मत कर देना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस लेवल पे पूछी ही जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखिए प्रक्षेप्य गति में अगला मुद्दा क्या पूछा जाता है। ये प्रक्षेप्य गति है, आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रक्षेप्य गति में एक वस्तु है और ये इस तरह से एक गति कर रही है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति में ये वस्तु इस तरीके से गति कर रही है। तो ये बताइए कि ये कितनी देर तक हवा में रही, यानी कि इसने कितना समय हवा में गुजारा। विज्ञान इसको उड्डयन काल कहता है, विज्ञान इसको टाइम पीरियड कहता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस बॉल का टाइम पीरियड कितना रहा। तो आप कहोगे कि देखो भाई, अगर आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका है, ये कौन सी वेलोसिटी है u, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा कहाँ का एंगल है? सॉरी, ये तो थीटा एंगल है ना, वेलोसिटी से फेंका u से और थीटा एंगल पर फेंका, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब जहां भी साइन और कॉस आ जाए वो आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि बताइए जो भी आप चीज निकाल रहे हैं ये अधिकतम कब होगी या न्यूनतम कब होगी, वो ये जानना चाहेगा। अच्छा, अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए ये किस किस चीज पर निर्भर करेगा? देखो, अगर आप चाहते हैं कि टी अधिकतम हो, भाई दो तो दो ही रहेगा, दो को तो अधिकतम नहीं कह सकते हो, दो के साथ तो कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये अधिकतम हो तो भाई या तो आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा या इसे बढ़ाना पड़ेगा या इसे घटाना पड़ेगा, तभी तो टी अधिकतम होगा। यानी टी का इनके साथ सीधा संबंध है, इसके साथ उल्टा संबंध है। लेकिन आप यू को कर सकते हो चेंज, बट इनमें सबसे आसान किसको चेंज करना है? देखो, यू को चेंज करने का मतलब कोई आपसे कहे कि ज्यादा तेजी से फेंको, चलो मैंने इंसान की जगह मशीन लगा रखी है और मुझे उसकी मोटर को चलाने के पैसे देने पड़ते हैं, तो बताइए मैं यू को बढ़ाऊंगा या कुछ और चीज को बढ़ाने की कोशिश करूंगा? बढ़ाने को तो यू बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे मोटर चलाने के, ज्यादा तेज फेंकने के। तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई यू बढ़े, मैं किसी और चीज पे जाऊंगा। जी, अब भाई जी को घटाना बढ़ाना है, मान लो अभी आप विषुवत रेखा पे हो तो आपको ध्रुवों पे जाना पड़ेगा जी बढ़ाने के लिए, मतलब आपको कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर की दूर जाना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकल तरीका है? नहीं। तो सबसे आसान तरीका मेरे पास क्या होता है कि भाई थीटा को चेंज कर लो। भाई थीटा तो मेरे हाथ में है ना, मैं मान लो बॉल को 45 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, कोई मेरे से कहे थीटा बढ़ा ले भाई, बढ़िया हो जाएगा, तो मैं 60 पे फेंक दूंगा। कोई या मेरे से कहे कि तू कम कर ले तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो मैं कम पे फेंक दूंगा। तो थीटा मेरे हाथ में है, इसलिए मैं थीटा को चेंज करता हूं। अब थीटा किसके साथ जुड़ा है? साइन के साथ में। साइन की वैल्यू आपको याद ना हो तो कर लो। देखो भाई, साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे 5 वैल्यू पढ़ो। 0 पे 0 होगी, 30 पे 1/2 अंडर रूट 1/2 45 पे होगी, और 60 पे रूट 3/2 और 90 पे 1 होगी। ठीक है, अब आप देखो ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। कितने डिग्री के एंगल पे? थीटा 90 डिग्री पर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ टाइम मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा, तो आप कहोगे थीटा 90 डिग्री पर। कितना होगा टाइम मैक्सिमम? तो भाई ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा, थीटा 90 रखते ही 1 हो जाएगा।
केवल क्या उत्तर हो जाएगा 2u अपॉन जी। ठीक है, एक बार थम्स अप करो जी, मुझे समझ में आ गया। सर आपने यकीन बैच में थर्मोडायनामिक्स नहीं कराया, पर पढ़ाते बहुत अच्छा हो। अमन बाबू वो उसका जवाब मैंने दे दिया था कि मेरी सर्जरी थी, इस वजह से वो चैप्टर छूट गया था, और मैंने ये भी कहा है कि यहाँ विशेष तौर पर उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसकी रिकॉर्डेड क्लास हम उस वाले बैच में डाल देंगे, ठीक है? चलिए भाई, तो ये मुझे समझ में आ गया कि भैया 2u sin थीटा होगा, और उड्डयन काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने लिख दी है। थोड़ा लिखने से हमारा समय बच जाता है। समझने पे ज़्यादा फोकस करो, समझ गए तो लिख तो अपनी भाषा में कुछ भी लोगे, और थ्योरी नहीं आएँगी। ये थ्योरी तो हमारे अपने याद करने के लिए है। आएगा इससे सीधा सवाल, और सीधा सवाल क्या आएगा? यही सवाल आएगा कि बताइए टाइम पीरियड का निम्न में से क्या सूत्र है? तो टाइम पीरियड का सूत्र है 2u sin थीटा अपॉन जी। कुछ साथी कहते हैं भैया क्वेश्चन भी करवाओ। देखो, आप थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन आप सारे कर दोगे। कुछ जो थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उन्हें मैं प्रैक्टिस सेट में ही कवर कराऊंगा। अगर मैं हर टॉपिक के साथ केवल क्वेश्चन ही करता रहूंगा, तो भाई बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा। 11-12 दोनों साल का सिलेबस है। अभी आप देखो, हम तीसरे चैप्टर में से ही नहीं निकल पा रहे हैं, और 12वीं-13वीं क्लास हमारी हो गई है ना? इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपर हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 70% आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आप बस थ्योरी को अच्छे से समझते हुए चलिए, 30% में प्रैक्टिस सेट में कवर कराऊंगा। मैक्सिमम कितने पे होती है? 90 डिग्री पर हो जाती है। अब देखिए, एक बात वो आपसे और पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि बताओ, आपने बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, तो टाइम पीरियड कितना था? आपने कह दिया भैया 2u sin थीटा अपॉन जी। ये सवाल में आपको देगा कि आप किसी बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हो, तो जो टाइम पीरियड आता है, और आप u वेलोसिटी से ही 90 माइनस थीटा पर फेंको, वो जो टाइम पीरियड आएगा, उनका रेशियो बताइए, उनका अनुपात बताइए। ये सवाल आपसे आएगा। यानी कि किसी बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकने पर जो टाइम पीरियड आता है ये, और u वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा पर फेंकने पर जो टाइम पीरियड आता है, वो उन दोनों का रेशियो बताओ, उन दोनों का अनुपात बताओ। ठीक है? तो मेरे भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड 90 माइनस थीटा पे आ कितना रहा है। तो थीटा की जगह सिंपल 90 माइनस थीटा रख दो, बाकी सब चीज सेम है। ये सब कुछ सवाल में देगा 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी। अच्छा, दोनों ही t हैं, मैं पहचान के लिए यहाँ थीटा लगा देता हूं, और यहाँ 90 माइनस थीटा, मतलब जिससे बस पहचान रहे। फिर वो कहेगा इन दोनों का रेशियो बताओ। तो t एट एंगल थीटा और t एट एंगल 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी। भैया जी से जी कट जाएगा, 2u से 2u कट जाएगा, और साइन बटे cos आ जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 थीटा। यानी t एट थीटा और t एट 90 माइनस थीटा जो होगा आपका, ये होगा 10 थीटा। बोलो, आ गई सबको बात समझ में? बहुत अच्छा उत्तर दीक्षांत, 10 हो जाएगा। अब वो डायरेक्ट ये बात ना कह के कि 90 माइनस थीटा, अगर सवाल घुमाना चाहे तो वो क्या कह देगा? वो कहेगा कि बताओ दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच के टाइम, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पीरियड का रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यानी कि सम, सॉरी, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं? एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। अगर आप ये मानते हो कि कोई सवाल मुश्किल है, तो उसका सिर्फ मतलब ये है कि उस सवाल में एक से ज्यादा कंसेप्ट पूछ लिए हैं, बस। यही बात 90 माइनस थीटा कहते सब कराएंगे। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेगा तो आधे लोग कहेंगे सवाल ही समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पे मैथ्स का कंसेप्ट और जोड़ दिया। तो करो भाई फटाफट थम्स अप की। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों टाइम पीरियड का रेशियो कितना आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा। उसको हम चाहे 10 थीटा लिखें या 10 थीटा रेशियो 1 लिखें, एक ही बात है। फटाफट से थम्स अप करिए समझ में आने के लिए, नोट तो आप बाद में ही करेंगे, और फिर हम अगले मुद्दे पर चलेंगे। ठीक है, चलो, ये एक आसान बात है मेरे हिसाब से, बस बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस हैं। टाइम पीरियड पूछ लिया। अब अगली चीज आपसे क्या पूछेगा, सॉरी देखिए, अगली चीज वो आपसे कहेगा कि अच्छा जी प्रक्षेप्य में हो। तुम कहोगे हाँ जी भैया प्रक्षेप्य गति में है।
वो कहेगा कि देखो भाई बॉल तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो ये बताओ कि इसने कितनी मैक्सिमम या कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी तय की, कितनी क्षैतिज दूरी तय की। बॉल जहां से गई, आपने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी यू पे फेंका होगा थीटा एंगल से, तो वेलोसिटी यू एंगल थीटा, वेग यू कोण थीटा पर जब आप बॉल को फेंक रहे हैं, तो वो पूछेगा कि बताइए कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी, कितनी क्षैतिज दूरी ये गई, अधिकतम छोड़ दीजिए अभी। तो जो क्षैतिज दूरी होती है ना, क्षैतिज दूरी, यहां नोट मत करना कुछ भी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज, यानी कि परास। आती है आपको बात समझ में? वो आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ ये परास कितनी होगी। तो परास को हम आर से दिखाते हैं, और मैं कहूंगा कि भाई वेलोसिटी यू एंगल थीटा के लिए जो रेंज का फॉर्मूला होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी। भाई ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो चीज से एग्जाम में कभी सवाल नहीं आएगा। और अगर आप इनके चक्कर में पढ़ेंगे कहाँ से आ रहे हैं, तो पढ़ाई चली जाएगी 2 साल के लिए, और उससे कुछ पेपर में भी नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो आपको सीधा याद रखना है कि भाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी रेंज का फॉर्मूला होगा। अब फिर से वही वो बोलेगा कि देख भाई तेरे हाथ में बॉल है, और तू किसी भी एंगल को चुन ले, बट बॉल अधिकतम दूरी तक जानी चाहिए। यू और जी को चेंज नहीं करोगे आप थीटा को ही चेंज करोगे। तो मुझे बताइए आप क्या चाहोगे मेरे भाई, आप यही तो चाहोगे कि इसकी वैल्यू 1 बन जानी चाहिए पूरी, और साइन टू थीटा की वैल्यू 1 कौन से साइन में होती है, तो आप कहोगे कि 1 होती है भैया जी साइन 90 डिग्री की वैल्यू। साइन से साइन कंपेयर होगा, ये कभी कटता नहीं है। तो टू थीटा बराबर 90, और 2 का यहाँ भाग करोगे 45 बार, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो भाई रेंज जो मैक्सिमम होती है ना, परास जो अधिकतम होती है, वो कितने डिग्री के एंगल पे होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है। और कोई तुमसे पूछे होती कितनी है ये बताओ, तो तुम कहोगे इसको तो हमने 1 ही कर दिया। तो फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये लो, हो गया आंसर, यू स्क्वायर बाई जी। 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगी। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि रेंज का फॉर्मूला याद रख लोगे, कितने डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम होती है। इसका एक और क्वेश्चन आता है जो कांस्टेबल स्तर पे ज्यादातर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई भाला फेंकने वाली खिलाड़ी, लंबी कूदने वाला खिलाड़ी, चक्का फेंक वाला खिलाड़ी, मतलब जिस भी गेम में आप ये चाहो कि चीजें दूर तक जाएं, भाई भाले में आप चाहोगे भाला दूर तक जाए, चक्का फेंक में चक्का दूर तक जाए, लंबी कूद में आप दूर तक जाएं, तो आपको कितने डिग्री के कोण पे जंप करना चाहिए या भाला फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पर। ये बात शायद हम जब कांस्टेबल स्तर की फिजिक्स पढ़ते हैं तो सीखते हैं, पर इतना मत कर देना कि केवल जब हम इस सिलेबस को खत्म कर चुके हो आप पेपर देने जाए तो यही बात केवल आपको याद रह जाए जो आपको पहले याद थी। आप देख रहे होंगे ना कि मैं, अगर आपने मुझसे कहीं कभी किसी कांस्टेबल के बैच में पढ़ा हो तो उससे कहीं ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ऐसा मत कर देना कि उन सब चीजों को इग्नोर ही कर दो, अवॉइड ही कर दो। हर चीज अपने आप में जरूरी है, जो एक एक शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो करेंगे एक बार हम सब की, ठीक है, ये भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, एक या दो क्वेश्चन की बात ऐसी है कि ये जो भी मैं आपको लाइन करा रहा हूं ना, मेरे दोस्त ये सब क्वेश्चन ही हैं। आप समझो मेरी बात को, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराने में अब मैं इसी चीज को, चलो तुम्हारी दिल की शांति के लिए चलो मैं ये कह दूं, पहला क्वेश्चन कि बताओ निम्न में से रेंज का सूत्र कौन सा है, वही सूत्र दे दूं। फिर मैं पूछूं कि बताओ कितने डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, थीटा दे दूं। फिर तीसरा, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी को कितने डिग्री के एंगल पे भाला फेंकना चाहिए, ऑप्शन दे दूं। तो मतलब वो सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बात है मेरे हिसाब से। जरूरी है क्वेश्चन करना, लेकिन थ्योरी के साथ तो तुरंत क्वेश्चन का उत्तर दे ही दोगे तुम। ज्यादा अच्छा रहेगा जब हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे तो वहां हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि क्वेश्चंस आप सारे बना दे जाओगे। 30% क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, और मान लो 40%, 60% एज इट इज थ्योरी से बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए कोई परेशान मत हो, ये सारे क्वेश्चंस ही तो हैं, इनको याद करने पे फोकस करो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं भाई साथी, और आपसे एक बहुत गजब की बात वो पूछेगा। यहां तक हो गया, ठीक है, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी हो गया। अब वो आपसे पूछेगा कि देखो भाई, यू वेलोसिटी और थीटा एंगल पर जो रेंज आए, मैं उसको बोल दूंगा आर एट थीटा।
ठीक है। फिर वो बोलेगा कि यू वेलोसिटी और 90 माइनस थीटा पर जो रेंज आए वो कितनी होगी, आर 90 माइनस थीटा। भाई इन दोनों का रेशियो बताओ, आर थीटा टू आर 90 माइनस थीटा, इन दोनों का रेशियो। या वो ये भी बोल सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेशियो क्या होता है। ठीक है, यही तो होगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार देखो आर थीटा तो मुझे पता ही है, मैं आर 90 माइनस थीटा निकाल लेता हूं। तो आप कहोगे भैया जी 2u साइन 2, और थीटा की जगह कितना रख रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u साइन, अंदर दो की गुणा कर लो, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो भाई तुम्हें नहीं आता तो सीख लो, लेकिन ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है, तो इसकी वजह से मुझसे ये मत कहना कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मैथ्स का कंसेप्ट है। मैं आपको समझा भी रहा हूं कि भाई साइन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे ही साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है। मैं इस चीज पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार बच्चों को बहुत तगड़ा डाउट होता है, मेरी समझ में नहीं आया, मैं पूछता हूँ क्या दिक्कत है, भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होता है। भाई ये कैसे नहीं समझाया जा सकता यहाँ पर, और ना इसकी कोई आवश्यकता है। अगर आपको नहीं याद है तो डायरेक्टली याद कर लो, जिनको याद है वो भी याद ही करके बैठे हैं। ठीक है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। ठीक है, यहां जी लगा दिया। तो आप इस फॉर्मूले पर गौर करें, ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया यार। यानी कि आर एट थीटा जो आप लिखते हो कि यार 2u साइन 2 थीटा, एक सेकेंड सॉरी, 2u नहीं होगा, सॉरी यार सॉरी। हाँ मैं देख रहा था कि मैंने कहीं पीछे भी तो गलती नहीं कर दी है। ये होगा यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आर 90 माइनस थीटा पर भी यही वैल्यू आई है, सेम वैल्यू आई है। यानी कि ये तो सब कट जाएगा अगर सेम वैल्यू है तो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि आर एट थीटा और आर एट 90 माइनस थीटा का रेशियो 1 होता है। ये बड़ी चमत्कारिक बात आपसे कही जाती है, कही जा रही है। क्या पता है चमत्कारिक बात क्या कह रहा है वो बहुत गजब की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि देख भाई, तू चाहे बॉल को 30 डिग्री के एंगल पर फेंक, ठीक है, मान लो तुमने कहा जी मैंने बॉल फेंक दी 90 डिग्री 30 डिग्री पे, उसने कहा अगर तू बॉल को 30 डिग्री पे फेंक या इसके कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका पूरक कोण, अब इसका पूरक कौन निकलेगा, या तो इसको 90 में से माइनस कर लो, या ये देख लो कि इसमें कितना जोड़ के 90 आ जाएगा, तो इसका पूरक 60 हो जाएगा, इसमें 60 जोड़ोगे तभी तो 90 आ जाएगा। पूरक का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ये दोनों मिलकर 90 बनाते हैं, ये मतलब है। तो पूरक कौन बनेगा, 60 डिग्री। चाहे तुम 60 डिग्री पर फेंको, मान लो 60 डिग्री, ये हो जाएगा लगभग इतना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो भाई बॉल जहां 30 डिग्री पे आके गिरेगी ना, भाई साहब 60 डिग्री पर भी वही बॉल आकर गिरेगी, यानी कि रेंज तभी तो बराबर होगी। कितनी अच्छी बात है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। अब इससे कैसे सवाल बना देगा, जितने मन करे उतने सवाल बना देगा। आपको टॉपिक की समझ है ना, तो सवाल कितने ही वो मनमर्जी बना देगा। वो सबसे पहला सवाल, रेंज का फॉर्मूला बताओ, कितने डिग्री पे मैक्सिमम होती है। उसके अलावा भाला फेंक, और ये तुम्हारा चक्का फेंक या लंबी कूद वाला खिलाड़ी कितने डिग्री का एंगल फॉलो करता है, इतने डिग्री का बताओ। वो दो एंगल जिन पर रेंज सेम होगी, ऐसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना देगा। 45-50 का होगा, 30-60 का होगा, 90-0 का होगा, 1-1 का होगा, कुछ भी बना देगा। तो सवाल तो कुछ भी बना देगा। आपको चाहिए कि कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं है। भैया कंसेप्ट मेरा क्लियर है, और मुझे पता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम होती है। करो एक बार थम्स अप, सभी एक बार जल्दी से थम्स अप करें, और फिर हम लोग अगले पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक तीसरी चीज क्या पूछ लेगा इसमें, आपसे पूछेगा
हाइट क्या हो गया, रेंज हो गया, टाइम पीरियड हो गया। आपसे फिर तीसरी चीज कहेगा कि यार एक बात बता, आज तुम एक प्रक्षेप्य गति में हो। हाँ जी है, ये बॉल है प्रक्षेप्य गति में। वो कहेगा यार तूने जब इसको किसी वेग u और थीटा से फेंक दिया, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुमने u वेलोसिटी और थीटा एंगल से फेंक दिया, ये लो फेंक दिया मैंने, अब बॉल हवा में जा रही है और तुम अब आकर मुझसे कह रहे हो कि यार ये बता ये मैक्सिमम हाइट कितनी तय करेगी। तो देख भाई, मेरे पास देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं बॉल से ये थोड़ी कहूंगा अरे बॉल तने मैक्सिमम हाइट पे जाइयो, ये भैया पूछ रहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुमने बॉल फेंक दी यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे, ठीक है। तो बॉल पूरी यात्रा के दौरान मैक्सिमम हाइट कहां तय करेगी, ये सवाल पूछा जाता है। देखो भाई, बॉल का रूट ये है, बॉल का रास्ता ये है यहां से यहां तक आने का। अब इस रास्ते में तो बहुत सारी ऊंचाइयां हैं। आप इस रास्ते के अलग अलग बिंदुओं पर देखें, मान लो बॉल जब यहाँ है तो हाइट ये है, मान लो जब बॉल यहाँ है तो हाइट ये है, थोड़ी और बढ़ी, मान लो जब बॉल यहाँ है तो हाइट ये बढ़ी, मान लो जब बॉल यहाँ है तो हाइट, मान लो चलो यहाँ कर लो, मान लो हाइट केवल ये रही, मान लो बॉल यहाँ है तो हाइट केवल ये रही। तो इस यात्रा के दौरान भी तो बहुत सारी ऊंचाइयां वो तय कर रही है ना। तो इन सभी में कौन सी ऊंचाई अधिकतम है, कौन सी हाइट मैक्सिमम है, हम केवल उस हाइट का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो हाइट मैक्सिमम, मैं इसको कह रहा हूं भैया ये है हाइट मैक्सिमम जब बॉल अपने उच्चतम बिंदु पर है। इसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो तुम्हारे दिल में ये दर्द हो सकता है भैया एच मैक्सिमम तो 90 डिग्री पे होगी, नारे वो बात अलग है लाला, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं यहाँ कह रहा हूं कि दिए गए थीटा पर अधिकतम ऊंचाई क्या है। वो तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है कि यार भैया एच मैक्सिमम कह रहे हो तो थीटा काय को लगा रहे हो, यूं तो भैया 90 डिग्री है जाएगा। वो एक बात अलग है, उसे भी समझाऊंगा, बट मेरी बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। अगर गलत है तो बताओ भाई। थीटा पे तुमने फेंक दिया, किसी थीटा पे, मान लो किसी भी एंगल पे, उस यात्रा में भी तो वो कुछ मैक्सिमम हाइट तय करेगी, किसी पॉइंट पर तो मैक्सिमम हाइट पर होगी। तो ये फॉर्मूला तो हो जाएगा ये। अब सुनो, तुम जहां जिसको समझते हो कि भैया मैक्सिमम हाइट तो यार थीटा 90 पर होती है, उस बात का मतलब ये होता है मेरे मित्र, मतलब ये होता है कि अभी बॉल तुम्हारे हाथ में है और अभी मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अब इस बॉल को अपने हिसाब से फेंक भाई, थीटा अपने हिसाब से चुन ले, यू मैं दे रहा हूं, थीटा अपने हिसाब से चुन ले, बट मुझे चाहिए एच मैक्सिमम, बट मुझे ऊंचाई मैक्सिमम चाहिए। तो मुझे बताओ आप कौन सा थीटा चुनोगे अगर आपको थीटा चुनने की आजादी हो। मान लो किसी बच्चे ने ये थीटा चुना कि वो बॉल को ऐसे फेंक रहा है, ये थीटा उसने चुन लिया। मान लो एक बच्चा कह रहा है भैया मैं दूसरा थीटा चुनता हूं, उसने थोड़ा थीटा बढ़ाया, तो थीटा बढ़ाने पे देखा गया बॉल दूरी तो उतनी गिर रही है या बॉल नजदीक गिरे। मान लो चलो बॉल ऐसे भी गिरी, क्या फर्क पड़ता है, मान लो बॉल नजदीक जाकर गिरी, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है ना, मुझे ऊंचाई से मतलब है। ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने कहा यार भैया, एक बच्चा सोच रहा है, वो थोड़ा समझदार है, कि यार जब थीटा को बढ़ाने से ही मैक्सिमम हाइट बढ़ रही है तो क्यों ना मैं सभी थीटाओं में अधिकतम थीटा लूं। तो उसने, उसको पता है कि ये सब साइन का खेल है और साइन की अधिकतम वैल्यू थीटा 90 पर होती है, तो उसने 90 डिग्री को चुना। मतलब उसने बिल्कुल बॉल को ना ऐसे पकड़ के यूं फेंक के मारा बिल्कुल ऊपर सीधा। तो भैया बॉल कैसे जा रही है, जूम सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी। अब एक बच्चे ने ओवर दिमाग लगा दिया, यार 90 क्यों, मैं 120 पे फेंकूंगा ना। अब उसने कैसे फेंका, ये बॉल है, देखो यहां आप फेंक रहे हो तो 90 पे फेंक रहे हो, और आप इससे भी पीछे ले जाओ हाथ को, देखो यहां आप मान लो 30 पर फेंक रहे हो, यहां 60 पर, यहां 90 पर, इससे पीछे से फेंकोगे तो 120 पर फेंक रहे हो। तो मान लो किसी बच्चे ने ऐसे करके फेंका बॉल को, तो भाई ऐसे करके अगर तुम फेंकोगे, मान लो यूं करके फेंकोगे, तो बॉल तो दूसरी दिशा में जाएगी ना और विपरीत दिशा में चली जाएगी। मतलब 90 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आइए आपको बात समझ में। तो ये भी एक हाइट मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर एंगल तुमने ऑलरेडी 90 चुन लिया है, और जब तुम इसमें 90 रख दोगे ना तो साइन 90 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो ये टर्म पूरी तरह से हट जाएगी और एच मैक्सिमम आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। दोनों ही एच मैक्सिमम है, ये दिए गए थीटा पर
और ये तब है जब तुम्हें थीटा चुनने की आजादी है। अगर सवाल में ये कहे कि किसी दिए गए थीटा पर एच मैक्सिमम क्या होती है, तो तुम इस उत्तर को चुनोगे। और वो सिंपल कहे भाई एच मैक्सिमम बताओ, इसका मतलब उसने तुम्हें फ्री छोड़ दिया, कितना ही थीटा चुन ले भाई, तेरी मर्जी है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि ये और ये ऑप्शन दोनों एक साथ आ जाए, नहीं। देगा भी तो वो ऐसे देगा कि एक ऑप्शन दे दिया साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा, एक टेन थीटा, मतलब ऐसे ही मिलते जुलते, तो समझ जाओगे। यहाँ यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई 4g, ऐसे करके दे देगा। तो खैर इतना गहरा सवाल वो कभी नहीं देता, बट अगर दे भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो समझ चुके हैं। एक बार हम सब करें, ठीक है भैया, मुझे दोनों बात समझ में आ गई हैं। हाँ जी नवीन, क्या बात है? जब वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करे तब वेग में परिवर्तन का परिमाण कैसे निकालें? वृत्ताकार पथ में गति करना पढ़ लिया आपने, मुझे ये बताइए। गति का टॉपिक है, ठीक है नवीन बाबू, लेकिन अब हम गति के चैप्टर में हैं, आधे में है। मुझे बताओ वृत्ताकार गति पढ़ी है आपने? यस और नो बोलो। और आपका मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं तो इसी कमेंट को छापे जा रहे हो बस आप, मतलब आपको फिर ये चीज नहीं समझनी है। ठीक है, चलिए, ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि प्रक्षेपण की ऊंचाई क्या होती है, मैक्सिमम ऊंचाई क्या होती है, कितने डिग्री पर मैक्सिमम ऊंचाई होती है। अब देखिए एक कंडीशन वो आपको देगा, यहाँ से थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाएगा। पहले एक बार देखते हैं, रुक जाओ, हाँ 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 हाँ, ये इसको उठा लेते हैं। पहले एक बार वो आपको बताएगा, फिर से भाई वो बोलेगा कि किसी गिवन वेलोसिटी और थीटा एंगल पर अगर हाइट जो है वो एच थीटा है, तो किसी गिवन वेलोसिटी और 90 माइनस थीटा पर, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर तुम भैया जी मुझे हाइट निकालो और फिर इन दोनों का रेशियो बताओ। वो ये सवाल मुझसे पूछेगा। अब तो आप इसको समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। शुभम कोई बात नहीं है, मैं उसको वहां से हटवा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको वहां से रिमूव करा दूंगा। चलो अब देखो, हमें क्या करना है सिंपल सा, कि भाई एच थीटा कितना होगा। आप कहोगे भैया जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एच एट 90 माइनस थीटा, तुम कहोगे भैया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी 2g। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कर दो इनको डिवाइड भाई, एच एट थीटा अपॉन एच एट 90 माइनस थीटा। देखिए क्या होगा, आप कहोगे एच एट थीटा इज दिस, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एच एट 90 माइनस थीटा इज दिस। ठीक है, 2g से 2g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 नहीं दीक्षांत, 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। H1 और H2 का रेशियो 10 स्क्वायर थीटा रेशियो 1। करो फटाफट से थम्स अप। आशीष भाई इससे क्लास लो, आप फिजिक्स की लेना चाहते हो तो पिछले वाले की जगह इससे लो, ये ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, तो इसका भी आंसर हम कर देंगे, वैसे तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से हम कर लेते। अब देखो एक कंसेप्ट और आपसे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन आता है, इसको एज अ फैक्ट ही पढ़ो आप। वो क्वेश्चन देगा कि बताओ भाई, अगर रेंज और हाइट मैक्सिमम बराबर हो, रेंज और हाइट मैक्सिमम बराबर हो, तो थीटा कितना होगा, एंगल कितना होगा। देखो जब भी ये सवाल आए तो आप रेंज का मतलब ये समझोगे, रेंज तो खैर एक ही फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और एच मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाओगे थीटा वाला, यहां वो ये नहीं कहेगा गिवन थीटा पर, नहीं गिवन थीटा पर, इस सवाल में बाय डिफॉल्ट तुम थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि वो जो आंसर ऑप्शन देगा, कैसे आंसर ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा 76 डिग्री, बी ऑप्शन देगा 80 डिग्री, सी ऑप्शन देगा 90 डिग्री, डी ऑप्शन 0 डिग्री। तो उस ऑप्शन के हिसाब से काम तब ही हो पाएगा जब आप एच मैक्सिमम का थीटा की टर्म में फॉर्मूला लगाएं, और कोई तरीका इसे सॉल्व करने का नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कह दो जी मैं तो ये लगाऊंगा, इससे कभी आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब
तो भैया यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, क्या बचेगा जी? यहाँ पर तो बचेगा साइन 2 थीटा, यहाँ पर बचेगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखिए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा। एक काम करो, इसको यहां ले जाओ, 2 में 2 की गुणा हो जाएगी 4, और इस कॉस को नीचे ले जाओ, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तो 4 बराबर टेन थीटा। अब मुझे बताओ कि टेन थीटा में 4 कितने डिग्री पर वैल्यू आती है, तो यहां तो तुम फंस जाओगे। देखो अगर मान लो वो ऑप्शन ऐसे देता, मान लो 4 ऑप्शन वो ये देता कि भाई टेन इनवर्स 4 या टेन इनवर्स 2 या टेन इनवर्स 1 या टेन इनवर्स 0, तब तो ठीक है, तुम कह देते कि यार थीटा का मान निकालोगे तो टेन को इधर ले जाओ, तो टेन इनवर्स 4 बराबर थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 4 कह दोगे। बट अगर वो एंगल में आंसर पूछने लगे कि कितने डिग्री का एंगल होता है, तो मुझे थोड़ा ना पता टेन की टेबल में 4, भाई मैं कितना याद रखता हूँ, 0, 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट। 10 की यही तो वैल्यू रखता हूँ, 0, 30, 45, 60, 90 पे, और 4 तो किसी में नहीं आ रही। तो याद रखना टेन इनवर्स 4 का मान 76 डिग्री होता है। वैसे तो मैं तुम्हें बहुत कम चीज रटवाऊंगा, लेकिन जो रटवाऊंगा वो एग्जाम में आने वाली चीज है। अगर ये सवाल आ गया तो केवल इसे 20% बच्चा सही करके आएगा, वो यहां तक तो बढ़ जाएगा बट इससे अगले स्टेप पे नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको डायरेक्टली ये याद रखना होगा कि टेन इनवर्स 4 की वैल्यू 76 होगी। तुम कहोगे यार भैया ऐसे तो सबके रखने में तो पगला जाएंगे, मैं कहूंगा सबकी रखनी क्यों है भाई, वो याद रखो ना जो मैं कह रहा हूं बस। टेन इनवर्स 4 इक्वल्स टू 76 डिग्री। बोलो एक बार, क्लियर है सभी को? एक बार सभी साथी थम्स अप करिए कि ठीक है भैया इतना तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार। अब देखो, यहां तक हम कह सकते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, प्रक्षेप्य गति को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और आपको फील आने लग गया होगा कि हम वाकई में बिल्कुल 11th और 12th का लेवल लेकर चल रहे हैं। काफी गहराई में हम चीजों को लेकर जा रहे हैं, और इतनी जरूरी भी है, ये कोई एहसान नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बस फॉर्मूला याद कर लूं चलेगा, या प्रूफ भी सीखना होगा? भैया इस सवाल का यूनिवर्सल उत्तर है, मैं तुमसे ये पूछता हूँ हेमंत बाबू, तुम पेपर कैसे दोगे भाई? पेपर आप ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठ के दोगे, वहां पे प्रूफ कैसे करोगे? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें ये लगता हो कि यार प्रूफ से सवाल आएगा, तो बताओ कैसे आएगा प्रूफ से सवाल, तुम उत्तर कैसे करोगे? उसने कह दिया कि चलो इसका प्रूफ करो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, बताओ कैसे करोगे स्क्रीन पे? ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, वहां पे ऑप्शन देगा, ऑप्शनल एग्जाम है आपका, ऑप्शनल एग्जाम में क्या जरूरत है प्रूफ की यार? टाइम वेस्ट चीजें हैं, आपको सीधा फैक्चुअल डेटा याद रखना है। और अभी तो ये आसान लग रहा होगा, पता है, आप जो कहते हो ना कि क्विज दे दिया करो संडे को, क्वेश्चन और कराओ, अभी आप कह रहे हो बस क्योंकि शायद अभी आप नहीं समझ रहे हो इस बात की संवेदनशीलता कि आपको याद भी करनी है चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत डिमांड कर रहे हो, आप अच्छी डिमांड कर रहे हो, बट आप जो अभी तो आप जाने कहाँ कहाँ से पढ़ रहे होगे, किताबें उठा के रख रखी होंगी, मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन मैं आपको बताऊं टारगेट ये है ही नहीं कि ज्यादा पढ़ना है, टारगेट ये है कि आपको जितना पढ़ना है क्या उतना याद है, मेजर टारगेट ये है। तो आप इसको याद करने पे ज्यादा फोकस करो, बजाय इस बात के कि मैं डेरिवेशन कर लूं, क्या जरूरत है डेरिवेशन की, या क्या जरूरत है आपको बुक्स पढ़ने की, है ना? आपको फोकस करना पड़ेगा जो आपको कराया जा रहा है उसे याद करने में। चलो, तो मेरे भाई थोड़ा आंखें खोल के तैयारी करनी पड़ेगी हमें इसकी ग्रुप डी की। अच्छा, ये सब फैक्ट मैंने लिख दिए हैं, जो मैंने अभी आपको कराया है वो बता दिया। अब देखिए,
अगर मैं फिर से हम चैप्टर में चलें तो भैया जी हमने चैप्टर शुरू किया मोशन यानी कि गति, और गति चैप्टर को महाराज जी हमने 1D और 2D दो हिस्सों में बांटा। 2D में मैंने एक पार्ट कहा कि आपको पढ़नी है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। और अब इसके हमें और एक पार्ट और पढ़ना है जिसको कहते हैं हम एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन यानी कि कोणीय गति। देखिए एंगुलर मोशन का मतलब क्या है, तो बेसिक बेसिक क्लियर कर लेते हैं। एंगुलर मोशन का मतलब क्या है, कोणीय गति का मतलब क्या है? कोणीय गति का मतलब है कोई भी वस्तु गोल गोल घूम रही है, कोई भी वस्तु गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर तो हेमंत अगर आप ये कहना चाह रहे हैं भैया मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये कहानी याद रखनी है या मैं डायरेक्टली इसका उत्तर ये याद रख लूं, देखो तो मेरी इसमें ये सलाह रहेगी कि अगर हम जैसे हमने आर का फॉर्मूला याद रख लिया, एच का फॉर्मूला याद रख लिया, ठीक है, तो फिर आप हर चीज को रटने की भी कोशिश मत करो। मतलब आप ये भी मत कहो कि यार इसको भी याद कर लूं मैं। मतलब जिसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं उसे तो सॉल्व करना सीखो ताकि आपको उसे रटना ना पड़े, ठीक है। तो इन चीजों को तो सॉल्व करना सीखो, क्योंकि पेपर में हो सकता है आप भूल जाओ कि भाई कितना उत्तर था, तो सॉल्व करके देख तो लोगे। तो कुछ चीजें याद कर लो, कुछ चीजें सॉल्व करना सीखो। बाकी आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पेपर में उतना समय नहीं होता है, इन डेरिवेशंस को करने का भी समय पेपर में नहीं होता है। बेस्ट तो यही रहेगा आप हर एक फैक्ट को याद कर ले जाओ। लेकिन मैं ऐसा व्यक्तिगत मानता हूं कि दिमाग की अपनी कुछ क्षमताएं हैं, 100% नहीं रट सकते हो तो कुछ चीजें याद कर लो और कुछ चीजें ड्राइव कर करके देख लो इस तरीके से। बाकी आपकी जैसी क्षमताएं हो अपने हिसाब से आप करिए काम। देखिए एंगुलर मोशन का मतलब क्या होता है, कोणीय गति का मतलब क्या होता है? कोणीय गति का अर्थ है कि कोई भी वस्तु गोल 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 घूम रही है, जुंग 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 जुंग। अब पहले तो ये वेरीफाई करो कि गोल घूमना 2D मोशन का पार्ट है क्या? गोल घूमना द्विविमीय गति का पार्ट है क्या? चलो देख लेते हैं। भाई मैं कहता हूं कि ये वस्तु एक इस रास्ते पर गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अब मान लो आप अपने उनके साथ घूमने गए मेले में और आप गोल गोल घूम रहे हो। अब वो जो गोल घूमने वाला चरख होता है, मान लो एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, आप यहाँ से यहाँ आए, मैं पूछूं कि बताओ भैया कौन सी दिशा में आए हो? अगर तुम फिर से ये कहो भैया यहाँ से यहाँ आया हूँ, इस दिशा में हूँ, इस दिशा में, तो इसका मतलब फिर से तुमने दिशाओं की जानकारी नहीं की है। आपका अच्छा उत्तर होना चाहिए अगर आप वाकई में फिजिक्स जानते हैं, या तो ये कहो कि भैया पहले मैं एक्स डायरेक्शन में गया फिर मैं वाई में गया, या आप कहो कि पहले वाई में गया और फिर एक्स में गया। तो देखो ना ये 2 डायमेंशनल मोशन ही तो है, ये 2 विमीय गति ही तो है। तो समझ में आया कि गोल गोल घूमना क्यों 2D मोशन का पार्ट है। अब एक सवाल यहाँ ये आता है, देखो गोल घूमने के दो तरीके हैं। कैसे? आपकी शादी हो रही है जैसे मान लो, आहा हा मन में लड्डू फूटा। मान लो आपकी शादी हो रही है तो अभी आप हवन कुंड के चक्कर लगाएंगे, अपनी उनके साथ हवन कुंड के चक्कर लगाएंगे, यानी कि आप किसी और चीज के चारों ओर घूम रहे हैं। शादी को हो गए साल भर, भाई जब साथ में रहते हैं तो प्यार की बातें भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है। मान लो हल्की फुल्की तकरार हो गई, पड़ा एक सीधे हाथ का, अबे तुम्हारे लड़की के नहीं बे तुम्हारे, तो पड़ा एकदम से, फिर क्या होगा? हाँ भाई दिन में चांद तारे दिख जाएंगे, अपनी जगह पे गोल गोल घूम जाओगे। खैर ये मजाक की बातें हैं, कोई भी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने चारों ओर घूमे। देखो हम मतलब गोल घूमने के दो तरीके हैं, या तो किसी और के चारों ओर घूमिए या कोई वस्तु अपने ही चारों ओर घूमे। तो गोल घूमने के इन तरीकों के आधार पर इस मोशन को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और हम कहते हैं कि भाई एक मोशन तो होता है आपका वृत्तीय गति, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और एक गति होती है आपकी घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? जिसमें आप किसी और के चारों ओर घूम रहे हैं, और रोटेशनल मोशन का मतलब जिसमें आप अपने ही चारों ओर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो कल को हम सर्कुलर मोशन को शुरू करेंगे, और बढ़िया तरीके से जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक फैक्चुअल सवाल को सीखा है, वैसे ही सर्कुलर मोशन के फैक्चुअल सवाल को सीखेंगे, ठीक है। अच्छा व्यक्तिगत भी लेना पड़ेगा, आजकल का माहौल भी ऐसा है। खैर कोई बात नहीं है, रिश्ते बचाने के लिए एक आध खाना भी पड़ जाए तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है यार। चलो भाई, तो रिक्वेस्ट है भैया जी,
जितना आपको कराया जा रहा है, हर एक फैक्ट को यहाँ याद रखो, फिंगर टिप्स पे याद रखो। अभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। जितनी चीज़ें मैं कहता रहूँ, उनको आप अच्छे से बस फ़ॉलो करते जाइए। मानते जाइए, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी नहीं करना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, फिज़िक्स में 15 में से 10 क्वेश्चन के हकदार हम होंगे, 10 से 11-12 सवाल। अगर आप उससे ज़्यादा की सोचते हैं, तो शायद ये आपके अनुभव की कमी होगी या मेरे अनुभव की कमी होगी, क्योंकि एसएससी जैसे एग्ज़ाम में 15 में से 10 सवाल आपने कर दिए, तो आप टॉपर होंगे, अगर बाकी सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं तो। ठीक है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 10 नहीं, चलो चाहे आप 9 भी करके आओगे, बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई मैक्सिमम 9 कर पा रहा है ना, तो फिर तुम भी 9 करके आओगे। कोई मैक्सिमम 12 करके आ रहा है, तो तुम भी 12 करके आओगे। कहने का अर्थ मेरा ये है। तो अभी जो चीज़ें आपको जितनी कराई जा रही हैं, उनको बहुत अच्छे से आप फ़ॉलो करते रहिएगा। ठीक है? तो चलिए कल मिलेंगे और सीखेंगे क्या होता है सर्कुलर मोशन। आप बिल्कुल बेहतर रिवीज़न के साथ मिलिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।